नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। रणवीर अलाहाबादिया का नाम आपने सुना होगा, समय रैना का आपने नाम जरूर सुना होगा, उनका शो आपने जरूर देखा होगा क्योंकि सोशल मीडिया का ये जमाना है। और ऐसे में अगर आप किसी के यूट्यूब पेज पर भी नहीं जा रही हैं तो कम से कम आप इंस्टाग्राम रील्स तो चलाते ही हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जो पहले ट्विटर हुआ करता था उसको तो स्क्रॉल करते ही हैं। और आप इस बात से बिल्कुल भी कतई अछूते नहीं होंगे कि सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटे से समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया, जिन्हें बियर बाइसेप का पेज है उनका, इस नाम से भी जाना जाता है, उनका वो वीडियो आपने ना देखा हो जिसमें वो फुहड़ता की सारी हदें पार करते हुए नजर आ रहे हैं। शो के नाम पर, कॉमेडी के नाम पर किस तरीके से, मैं तो कहूंगी पंकज जी, अश्लीलता की भी अगर कोई पराकाष्ठा होती है, फुहड़ता की अगर कोई पराकाष्ठा होती है, संस्कारहीन जितने भी ऐसे शब्द हैं सब इनके लिए इस्तेमाल कर दिए जाएं तो कम पड़ेंगे। क्योंकि अपनी मां, अपने बाप, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, आप छोड़ दीजिए कि आप यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं, तो बाद की बात है। जब वो वीडियो पब्लिक में जाएगा आप क्या मैसेज देंगे। सच बताऊं, आपके साथ यहां पर डिस्कस करना, इस मंच पर उस बयान को रिपीट करना मेरे तो बस की नहीं है, लेकिन लोगों ने वो बयान सुन लिया होगा। आप क्या, कैसे देख रहे हैं, क्या है ये सब? नहीं, आपने बताया कि ये पॉडकास्टर है और मैं इनका प्रोफाइल देख रहा था। इन्होंने अपने प्रोफाइल में लगा के रखा है कि ये एजुकेशनिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं ये, और स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं और इनका मकसद है यूथ को एजुकेट करना। अब यूथ को क्या एजुकेट कर रहे हैं, देखिए, गंदी गंदी भाषा। उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया हम यहां नहीं कर सकते, लेकिन वो यहां तक कह रहे हैं कि क्या रोज देखते हो अपने माँ बाप को और कल को जाके ज्वाइन करोगे उसने, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। या फिर एक मतलब कि कह रहे हैं कि 2 करोड़ दूंगा, वो मेरे साथ गंदा काम करोगे क्या, इस तरह। ये कॉमेडी कब से हो गया और किन लोगों को हंसी आती है ऐसे? क्या गंदी भाषा का प्रयोग, गाली देना, यही कॉमेडी है और यही एजुकेट कर रहे हैं वो यूथ जनरेशन को। लेकिन मुझे देखिए, मुझे शुरू से ये पता है, जैसे इसका नाम देखा ना, बियर बाइसेप, तो मुझे कुछ खड़का कि स्पिरिचुअलिटी वाले लोग इस तरह का नाम नहीं रखते। यही होता है नम्रता, फर्क। जब एक पीआर कंपनी आपका पूरा इमेज मैनेज करती है तो कुछ और दिखता है, लेकिन जब हकीकत में उस इंसान को आप देखते हैं ना तो कुछ अलग तरीके से का नजर आता है वो। जरा सोचिए कि ये इंसान इतने आध्यात्मिक गुरुओं से मिला, इतने बड़े बड़े पर्सनालिटी का इंटरव्यू लिया कि रह गया वही छपरी जैसा था। और इसने अपने प्रोफाइल में लिखा है कि अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से ये किया है, मुंबई में ये किया है, वो किया है। मैं बार बार बोलता था पहले भी, और देखिए मेरे कम से कम 2 साल पहले के कमेंट्स है कि ये छपरी है। अंग्रेजी बोलने का मतलब बढ़िया आदमी होना नहीं होता इस देश में। लोग तो यही समझते हैं ना, अंग्रेजी में कुछ भी वल्गर मजाक करके निकल जाओ। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वो सवाल पूछ रहा है, इंग्लिश में पूछा ना, तो लोगों को लगा वाह वाह, तालियां बजाओ, हंसो, सब हंस रहे हैं। और वो कॉमेडियंस बैठे हुए हैं जिनकी कॉमेडी पर अब से कुछ साल पहले तक लोग हंसा करते थे, वो भी इसका पार्ट है। हंसी आती है, मतलब सोचकर भी ये लोग इसका पार्ट बने हुए हैं इस शो का। नहीं, थोड़ा मैं गंभीर बात करना चाहता हूं। इसके 2 हिस्से इस प्रोग्राम के। एक कि इस देश में सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है, और क्या वो समय आ गया जब सोशल मीडिया के प्रोग्राम्स पे यूट्यूब अपने तरह से वो कंट्रोल करता है, लेकिन क्या अपने देश के हिसाब से एक सेंसर बोर्ड नया बनना चाहिए? और दूसरा, कैसे टेलीकास्ट हो जाता है भाई ये प्रोग्राम? और हकीकत में बताऊं, इस तरह के लोगों को सोशल इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे जाकर प्रधानमंत्री तक से मिलवा दिया कुछ लोगों ने, जो मां बहन के बारे में गंदी बातें ऐसा कर रहे। वीडियो तो नहीं आया था ना, सोच तो उसकी अब पता चली है ना। नहीं, क्रिएटर अवार्ड उसको कब मिला है? जानते थे ना आप गलत हैं। आप पहली बार उसका क्लिप देख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है। ये जो इसको जानते हैं पर्सनली, वो जानते हैं कि शुरुआत से ये नशेड़ी और छपरी आदमी है ये रणवीर अलाहाबादिया। जो पर्सनली जो जानते हैं ना, उनसे जाके पूछिए ना। ये आपको क्या लगता है कि बड़ी पर्सनालिटी का ये इंटरव्यू लेता है तो वो उस तरह का आदमी है ये? नहीं, मैं क्यों उस तरीके का आदमी समझूंगी? मैं बता रही हूं कि सोशल मीडिया पर जो उसकी छवि बनी है वो एक पॉडकास्टर के तौर पर बनी हुई थी। उसमें उसे अगर एक पर्टिकुलर सम्मान दे दिया गया, उसके बाद मैं उस तरीके से मैं डिफेंड नहीं कर रही हूं। मुझे क्या मतलब उसको डिफेंड करने का? नहीं, सबसे बड़ी बात पता है कि ये आदमी ने ये प्रोग्राम में क्यों शामिल हुआ? ये इसका जो पीआर टीम कह रहा था कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जेनजी बोल रहा था कि जो जेनजी है ना उसके साथ रिलेट करेंगे। तो जेनजी क्या यही मां बहन की गालियां देते हैं?
या फिर अपने माँ बाप के सेक्स संबंध के बारे में डिस्कशन करते हैं सार्वजनिक तौर पे, और ये कहते हैं कि तुम उसे ज्वाइन करो कि नहीं। किसी एक आदमी को ये कह रहा है कि मेरा 2 करोड़ रुपए दूंगा, ये कॉमेडी है। और इस देश का सेंसर बोर्ड कुछ बोल नहीं रहा, कोई हंगामा नहीं। क्या हम अपने यूथ जनरेशन को यह शिक्षा दे रहे हैं? और अगर इस तरह की कॉमेडी है तो भगवान बचाए ऐसे कॉमेडी से। और दूसरा हिस्सा मैं बताता हूं जो गंभीर, ये एक वो कल्चर है, पूरा यूरोप उससे परेशान है, वोकिज्म। वोकिज्म, हाँ, जब आप नहीं जानते, हमारे देश का एक हिस्सा, उसको मैं इंडियन लैंग्वेज में कहूं ना तो ये बॉलीवुड इफेक्ट में बोलता हूं उसे, वो हर चीज जो हमारे यहां वर्जित है उन सबको ये कहते हैं कि ये तुम्हारी आजादी है। अभी कुछ साल पहले दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में क्यों बोलूं, वहां एक मूवमेंट चलाया गया था, फ्री ब्रा मूवमेंट, और एक लेडीज थी वो कह रही थी कि मर्द नहीं पहनते तो मैं क्यों पहनूं। दूसरा एक केरल में चलाया गया था कि किस करने का मूवमेंट, कि वहां सार्वजनिक रूप से लड़का लड़की एक दूसरे किस करेंगे। तीसरा एक ने चलाया कि लड़के लड़के की शादी क्यों नहीं होगी, लड़की लड़की की शादी क्यों नहीं। इस तरह के मूवमेंट अपने यहां चलते रहे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे पदों पे हैं उसे डिफेंड करते हैं और कहते हैं ये तो आजादी है। अरे आजादी का मतलब ये थोड़ी है कि मैं जो शर्ट को आगे से बटन लगा के पहना हूं कहूंगा कि मैं क्यों पहनूं, मैं पीछे बटन लगाता हूं, ये कुछ नया हो गया। और इसी सब कल्चर को, जो कि समाज के जो हजारों साल से जिसने ह्यूमन को ह्यूमन बनाया, मनुष्य को मनुष्य बनाया, जानवरों से अलग किया, अब ये वापस कहते हैं कि जानवरों की तरफ जाना ही आजादी। आखिर हमारा समाज चल कैसे रहा है? कुछ तो मर्यादाएं हैं, कुछ तो वर्जनाएं हैं, कुछ तो प्रतिबंध है। सही कह रहे हैं आप। ये बात आपने बहुत सही कही कि जानवरों की तरह आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, करते हैं। मसलन जानवर कपड़े नहीं पहनते, कपड़े उतार रहे हैं, और उसको संस्कृति से तो बहुत बात की बात है जोड़ना नहीं। और यहां नहीं, ये सारा यूरोप से, और वहां भी वो कल्चर को लेकर बहुत बड़ी बौखलाहट है। आप जाके देखिए, अभी हाल में जर्मनी में कुछ महिलाओं ने ये प्रदर्शन किया था बिल्कुल कपड़े उतार कर कि हमारी ये आजादी है। तो वहां पे इसका ये है। अभी देखिए अमेरिका में वो कल्चर को लेकर वहां धीरे 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 उब गए हैं लोग। ये 70-80 के दशक में शुरू हुआ, पहले इसको हिप्सी कल्चर कहते थे, हिप्पी हिप्पी हिप्पी। उसमें क्या, हाँ, वो शुरुआत हुआ 70 के दशक में, वो शुरू हुआ वो हिप्पी कल्चर। और हिप्पी कल्चर में वो कहते थे, वो शुरुआत किया उन्होंने गांजा वगैरह पीने से, कि दिन भर नशे में डूबे रहो, गांजा पियो, ड्रग्स पियो, ये तुम्हारी आजादी है। फिर महिलाओं को कहा कि जब पुरुष पी सकते हैं तो तुम क्यों नहीं पी सकती, वो पी रहे हैं। उसके बाद नशे की हालत में तुम सारा वो काम करो जो कि एक सब इंसान नहीं करता, यही तुम्हारी आजादी है। लेकिन और फिर वो बढ़ते 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 वो हिप्पी कल्चर आज वो कल्चर वोकिज्म के रूप में वहां समझिए कि महामारी की तरफ फैल गया है। अब वहां के जो देश नीति नियंता है वो ये चिंता में है कि इसे कैसे कंट्रोल करें। और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, और इसलिए वो सत्ता में है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था। अब उसका इफेक्ट जब भारत पर दिख रहा है उसी पर चर्चा कर लेते हैं। हम रणवीर अलाहाबादिया की ही शुरुआत से बात करें। समय रैना का क्या, अपना यूट्यूब खोल लिया, वहां पर तो कोई सेंसर है नहीं, फिर कॉमेडी के नाम पर एक शो शुरू कर दिया, मिलता जुलता सा नाम रख लिया, कहां तो टैलेंट खोजे जाते थे, ये लेटेंट करके इन्होंने अपना शो खोल लिया। उस पर फिर गेस्ट बुलाए जा रहे हैं, राखी सावंत वहां पर आ रही है, उर्फी जावेद आ रही है, भारती सिंह आ रही है। ये वो नाम है जिनको हम लोग देख लेते हैं। मतलब आप भारती सिंह से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐसे शो में आएंगी? नहीं, मैं इस देश के दर्शकों से सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। महिलाएं दोनों हैं, राखी सावंत भी, ऐश्वर्या राय भी। आपको क्या लगता है कि आपके घर की महिलाएं कैसी होनी चाहिए, राखी सावंत की तरह या ऐश्वर्या राय की तरह? जो आपका दिल जवाब दे, तर्क वितर्क करने के लिए नहीं, वो बताइए। आजादी का मतलब ये नहीं, देखिए आजादी, पढ़ने की आजादी, खेलने की आजादी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन दूसरे को हर्ट करने की आजादी, अपमानित करने की आजादी, अपने देश, समय, काल, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, इन सब का मजाक उड़ाने की आजादी, समाज में जो भी, हम एक बड़े बुजुर्ग थे नम्रता मेरे यहां, और मैंने उनसे एक बार एक ऐसी बहस हो रही थी तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि मैं समाज की परवाह नहीं करता। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था और सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था कि समाज की परवाह वही नहीं करते जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। बिल्कुल सही। जिनकी समाज में इज्जत होती है वो परवाह करते हैं, और छपरी लोग नहीं परवाह करते।
और ये जो इस तरह के जो नेक्स्ट जनरेशन के को बता रहे हैं ना कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, तो वो गाली दे रहा है, अंग्रेजी में माँ बहन बेटी सबके बारे में बुरी बातें कह रहा है, ये आजादी नहीं है मेरे भाई, ये बीमारी है, और इस बीमारी को वोकिज्म कहते हैं। और आप जाइए इसमें पेरेंट्स की भूमिका भी तो हो जाती है। मैंने फिर आपसे कहा, रणवीर अलाहाबादिया समय रैना के साथ एक लड़की भी नजर आ रही है, उसने कितनी गलत टिप्पणी की है, गाली देने के साथ साथ वो जो भी उसने भाषा बोली है, मतलब मैं तो नहीं बोल पाऊंगी। अब आप बताइए, लड़की होके अगर आप लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर अगर आप टिप्पणी कर रही हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या है? नहीं, यहां तक कि वो अपने माँ के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं भाई, और सब हंस रहे हैं। बताइए, कॉमेडी है। अभी मैं बताता हूं, मैं अपने जो मैंने महसूस किया था उससे किस बारे में बताता हूं। जेएनयू में उस वक्त था और एक आदमी की शादी तय हुई थी, वहां जेएनयू में लड़की पति वहां गया, वहां मैंने देखा लिटरली जेएनयू की दीवारों पर मां दुर्गा के बारे में गलत लिखा हुआ, मां सरस्वती के बारे में गलत लिखा हुआ। यह भी एक प्रकार का वोकिज्म ही है, क्योंकि इस देश के ज्यादातर लोग जिन्हें मानते हैं उसका मैं अपमान करूं, उसके बारे में अश्लीलता फैलाऊं। और ये सब लेफ्ट, लिबरल, एलजीबीटी बोलते हैं ना उसको, एलजीबीटी वाला कल्चर सब एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड है। ये बोलते हैं कि जो भारतीय है वो सही नहीं, जो विदेशी है वही अच्छा, जो हमारी परंपराएं हैं। अब देखिए, इस देश में दो तरह की धाराएं हैं। एक धारा वो है जो प्रयागराज में जुड़ी हुई है, और दूसरी धारा वो है जो रणवीर इलाहाबादी के प्रोग्राम में जो कह रही है मां बहन बेटी के बारे में जो मजाक उड़ा रहे हैं। इस देश का अधिकांश हिस्सा दूसरी तरफ है, लेकिन वो हैं, और वो बीमारी, देखिए मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा, लेकिन साइकेट्रिस्ट की भाषा में, साइकोलॉजी की भाषा में साइकेट्रिस्ट ये कहते हैं कि इस तरह के लोगों को एक बार किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से दिखवाना चाहिए। उन्हें कभी नहीं लगता कि उनमें कुछ खराबी है, वो तो सोचते हैं कि मैं मॉडर्न हूं, मैं आउटवर्ड हूं, मैं नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये बात करते करते उनमें कहां से विकृति आ जाती है, और उस विकृति के बारे में जब तक इससे चर्चा नहीं करें वो कैसे ठीक होगा। मैंने मुंबई के एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर से यह सुना था कि इसी क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सही में उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। उनके मां बाप से मैं गुजारिश करता हूं, लेकिन मां बाप के बारे में क्या है मैं बताता हूं। जैसे जैसे इस देश में मार्केट खुला है, एलपीजी लागू हुआ है, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो लोगों के पास पैसे आ गए हैं, और कुछ लोगों के पास अनाप शनाप पैसे आ गए, हस्बैंड वाइफ सब दोनों कमा रहे हैं, उनके पास समय नहीं अपने बच्चों को देने के लिए। और बच्चा किसके साथ पल रहा है? या तो बहुत बच्चा है तो आया के साथ, वहां से आया वाला संस्कार, और नहीं तो थोड़ा बच्चा हुआ तो अपने फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप से। और पीयर ग्रुप का कोई अटैचमेंट ही नहीं अपने मां बाप से, क्योंकि बचपन से देखा ही नहीं अपने मां बाप को। किस बात की मर्यादा, क्यों करेगा वो इज्जत? क्योंकि वो तो रोज देख रहा है ना कि मेरे मां बाप दारू पी के आ रहे हैं, रोज एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो उसे लगता है ऐसा ही होता होगा दुनिया। और फिर देखिए उस बच्चे के साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ता है। जब वो कॉलेज तक पहुंचता है तो वो रिश्ते नाते भूल के सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान लगाता है, और जिसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि दिस इज थ्रिलिंग, यही कुछ नई चीज है जिसको आज तक मैंने नहीं देखा, महसूस किया है, और फिर इसे कॉमेडी की शक्ल में देख के अपनी विकृति निकालते हैं। ये बीमारी है। जो बच्चा, मैं एक और बात बता रहा हूं, एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आजकल वो पढ़ा रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा एक क्लासरूम सेक्शन लिया था। उन्होंने कहा था कि दो तरह के नियम कानून होते हैं, एक सामाजिक नियम और एक सरकारी नियम। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सरकारी हुआ, और समाज जिसे मानता है वो सामाजिक नियम हुआ। अगर एक बार आप देश के कानून को तोड़े तो उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन समाज के कानून को तोड़ते हैं वो नीचे से इरोजन शुरू होता है, वो सड़ांध। अब इस बात को देखिए, वर्जनाएं तोड़ना, जो पुरातन पंथ है उसे तोड़ना, और कहां तक जाना है ये मालूम होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर जैसे समाज कह रहा है कि इस स्त्रियों की शिक्षा जरूरी नहीं है, तो अगर वो तोड़े तो आप प्रोग्रेसिव हैं। अगर कोई ये कहे कि लड़कियों को कामकाज की आजादी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली उन्हें हमें इंडिपेंडेंट बनाना है, तो ये विकृति नहीं है। लेकिन कोई ये कहे नहीं, लेकिन बाउंड्रीज कहां पर आके थमेंगी, बाउंड्रीज कहां पर आके थमेंगी, ये कौन बताएगा? मैं यही तो पूछ रही हूं। आपने कह दिया, हमने कह दिया, हमने आर्ग्यू भी कर लिया कि हमें भैया शिक्षा का अधिकार चाहिए, मिल गया। फिर कल को मान लीजिए कोई लड़की अपने किसी मेल दोस्त के साथ घूम रही है, कोई बात नहीं, लड़का दोस्त ही तो था, घूम लिया, आगे जाकर फिर वो चीजें और हो रही हैं, चलिए कोई बात नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे, पंकज जी आपने भी देखे होंगे, माँ बाप मॉडर्न हो गए हैं,
वो अपने बच्चों से बात करते हैं कि बाहर जाके दारू मत पीना, आप घर पे बैठ के पीना, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड हो तो हमें बता देना, बॉयफ्रेंड हो तो हमें बता देना। बिल्कुल। अब वही बाउंड्रीज कहां पे जाके रुकेंगी, ये भी तो सवाल है ना। इसी का तो निर्धारण करना है इस देश के सरकार को। सरकार की भूमिका यहां शुरू होती है कि कहां पे आप गाइड करो। अगर माँ बाप, देखिए मैं तो साफ साफ कहा ना कि इतने पैसे आ गए हैं वाहियात, और 2 नंबर के पैसे लोगों के पास आ गए हैं कि उनको लगता है कि बाल बच्चे पालने का मतलब उन्हें पैसे दे देना, बस, इससे ज्यादा कुछ हमें करने की जरूरत नहीं। एक बहुत महंगे स्कूल में एडमिशन करा दिया और उसको जेब खर्च दे दिया, हो गया, उनका माँ बाप की भूमिका खत्म हो गई। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर समाज करता है, और समाज नहीं कर रहा है तो फिर सरकार करती है। कहीं ना कहीं तो देखिए एक तो लिमिट बताना होगा ना कि ये नहीं करना है या फिर ये करना है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप वो कल्चर के खिलाफ क्यों खुलकर बोल रहे हैं, और वहां का समाज दुखी क्यों है, या यूरोपियन समाज दुखी क्यों है, एकाकीपन क्यों है, डिप्रेशन क्यों है? हमारे यहां अब आना शुरू हो गया है। मैं देख रहा था कि इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया इज बिकमिंग सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहां आत्महत्या की दर 12% से बढ़ रही है, और डिप्रेशन जो कि 2 पीढ़ी पहले कोई बीमारी नहीं थी हमारे यहां अब आ रही है। वो क्यों आ रही है? एकाकीपन। पंकज जी, गांव के लोग आज भी डिप्रेशन को बीमारी मानते ही नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ये बात कह दी थी तो ट्रोल होने लग गए थे कि आप शहरों में आकर पता कीजिए बीमारी है। डिप्रेशन जैसा वर्ड, साइकेट्रिस्ट, ये सब आप शहरों में ही सुनेंगे, गांव में चले जाइए आप। नहीं, वहां क्या है ना, सामाजिक परिवेश है ना, एक दूसरे के साथ दुख बांट सकते हैं, सुख बांट सकते हैं। यहां अकेलापन है ना, यहां किसके साथ बांटने जाए? या तो बैठ के दारू पिएंगे उसको खत्म करने के लिए, एकाकीपन है, अकेलापन है, अगर मैं दुखी हूं तो मेरे पास कोई नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा? नशा करूंगा। वहां क्या है कि 4 लोग इकट्ठे बैठते हैं, और वहां होता भी होगा ना तो किसी को पता नहीं कि ये जो मुझे हुआ है उसे डिप्रेशन कहते हैं। वो तो सोचता है कि मैं दुखी हूं, मेरा कोई इज्जत नहीं कर रहा है समाज में। होता है, देखिए हम लोग तो गांव शहर दोनों से, हमारा बचपन गांव में है और अब मैं शहर में है, तो गांव में हम भी दुखी होते थे और कई लोगों को हमने देखा भी है, घरेलू झगड़े वहां भी होते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जो मेरे साथ हुआ है उसको डिप्रेशन बोलते हैं। शहरों से ज्यादा झगड़े गांव के लोगों के बीच में हो जाते हैं, लेकिन परिवार आज भी इकट्ठे ही हैं। अभी बहुत पुराने गांव में आप जाएंगे तो बुनियाद मिल जाएगी। वहां भी ये धीरे धीरे आ रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। मैं तो एक बात बोलता हूं नम्रता, हमारा जो कल्चर है बहुत खराब था, बहुत पिछड़ापन था, सब कुछ खराबी थी उसमें, फिर भी वो 5000 तक समाज बनाए रखा। आपका बहुत अच्छा है, बहुत मॉडर्न है, सब कुछ है, ये 50-60 सालों में कोलैप्स करने लगा सोसाइटी। आपने जो भी नियम कानून आजादी वगैरह सब कुछ बनाया ना, ये सारा सामाजिक सिस्टम आपका 100 साल के अंदर कोलैप्स करने लगा। क्योंकि सारे नियम प्रकृति के अगेंस्ट में जाते हुए नजर आते हैं ना। यही बात मैं कह रहा हूं, जो प्रकृति नहीं कहती उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए तो बोलते हैं ना कि सनातन क्या है? सनातन क्या है? प्रकृति के साथ रहना है, नदियों के साथ रहना, पहाड़ों के साथ रहना, झीलों के साथ। अच्छा, बरगद की पूजा करने वाला, पीपल की पूजा करने वाला, सूर्य भगवान की पूजा करने वाला, चिड़ियों को दाना खिलाने वाला, चींटियों को आटा खिलाने वाला, यही तो प्रकृति के साथ रहना है। हमारे यहाँ तो सब देवता है, नाग देवता भी, हमारे यहाँ वृक्ष भी, यही तो प्रकृति के साथ सामंजस्य के साथ रहना है, और समाज के साथ भी रहना है। जो अकेला है वो बीमार है, जो सबके साथ है वो समझिए कि मानसिक रूप से स्वस्थ है। आप पूछ रहे थे ना कि कौन तय करेगा? तय ये करेगा कि क्या आपको अकेलापन अच्छा लगता है, या दूसरे इंसान से बातचीत करने में, इंटरेक्ट करने में, दूसरों के बीच रहने में। बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि उन्हें अकेलापन अच्छा लगता है। क्यों लगता है पता नहीं, वो अपने साथ वाले आदमी के साथ बैठकर खुश नहीं है, क्योंकि अगर वो 2 अच्छी बातें बता देगा तो उनसे वो सहन नहीं होगी। वो अपना दुख रोएगा तो जी हम पहले से ही परेशान हैं, तो इससे बेटर है कि आप अकेले ही रहो। लोगों की सोच ये हो गई है। रिश्ते नाते क्यों टूट रहे हैं? नहीं, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि बच्चों को ग्रुप गेम्स खिलाया कीजिए, जैसे फुटबॉल, ये सब। क्या होता है कि वहां लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो एडजस्ट करना आता है, हार के भी वो साथ रहना आता है, जीत के भी साथ रहना आता है। बेईमानी करने वालों को 4 लड़ते भी हैं, वो थोड़े वक्त के लिए दुखी भी होता है, लेकिन बाद में फिर उसके साथ खेलने जाता है। यही धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं ना, तो आपकी पर्सनालिटी का वो हिस्सा हो जाता है। कल को किसी फेल्यूर से या किसी सलाह से आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जो बच्चा ग्रुप गेम्स नहीं खेला है, जो कभी मार नहीं खाया है अपने पीयर ग्रुप्स के, जिसने झगड़ा नहीं किया है, वो बड़ा होने के बाद 2 बातें उसको कोई सुना दे तो उसे बुरा लग जाता है। वो अकेला रहना इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसे वही सुनना है जो उसका मन सुनने को करता है। और फिर अकेले का सहारा इन जैसे यूट्यूबर्स,
जो इस तरीके का यूट्यूबर्स कंटेंट दे रहे हैं? यूट्यूबर्स आएंगे, ये वो कल्चर आएंगे, नशेड़ी आएंगे, वो क्या करेगा? वो नशा करेगा, वो पार्टी में डांस करेगा, वो इस तरह के जोक्स मारेगा अपने परिवार पे, अपने बिल्कुल जो नजदीकी हैं, जिसके साथ मर्यादा रखने उसके साथ अवैध संबंध बनाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करेगा, लिविंग रिलेशनशिप रखेगा। ये सब बीमारी है ना। अब ठीक बोलेगा है। कि तुम कौन होते हो फैसला करने वाले कि ये बीमारी है कि नहीं? ये लाइफस्टाइल है तो रहो लाइफस्टाइल, मरो माई लाइफ माई रूल्स। हाँ, माई लाइफ माई रूल्स, ये एक नया है और ये भी उन्हीं लोगों ने बताया है जो एक पता है ना, इनके ट्रेनर भी होते हैं, इनके बड़े एज ग्रुप वाले। कुंठा पंकज जो है जी, ना, कुंठा कहीं ना कहीं तो आदमी अपना ट्रांसफर करेगा ना। पंकज जी, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इस वक्त ये तीनों चारों नाम जिन पर हम चर्चा कर रहे थे। तो एक सोशलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, जैकी यादव, वो लगातार ऐसा लग रहा है जैसे बीड़ा उठाए हुए। मैं जरा कुछ ट्वीट्स पढ़कर पहले दर्शकों को सुनवा देती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। जैकी यादव के बारे में बताता हूं। जैकी यादव देखिएगा, वो आदमी अट्रैक्शन पाने के लिए मैं उसे देखता हूं कभी कभी। वो समाजवादी पार्टी का फॉलोअर है और वो हर उससे विषय में कूद पाता है जिसमें उसको कैचिंग द आईबॉल्स बोलते हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने क्या लिखा है? है फिलहाल उन्होंने क्या लिखा है, मुझे लगता है वो हमें सुन लेना चाहिए, क्योंकि वो लिखते हैं, घमंड देख रहे हो लड़कों का, इन्हें पता है इस देश में इनकी इतनी पहुंच है कि इनका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। समय रैना लगातार अपनी स्टोरी अपडेट कर रहा है, मगर उसने इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। रणवीर इलाहाबादिया भी चुप है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता देश इनके बारे में क्या कहता है। ये घमंड और ये पावर इनके पास कहां से आया? अब ये जैकी यादव कहां, कौन से समर्थक, उन सबसे इतर। पंकज जी, बात बहुत सही है कि इस विवाद को कई घंटे बीत गए हैं, स्टोरी पे स्टोरी अपडेट हो रही है, पर माफीनामा छोड़िए, कोई रिएक्शन आया नहीं है। आपने जैकी यादव ने कहा, उसको समझा नहीं। उसने कहा कि इनकी पहुंच वहां तक है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात आपने नहीं पकड़ी। वो हर चीज को इसी में लाता है, लपेटता है। आप समझे नहीं। बाकी देखिएगा उसका जो ट्वीट होगा उसका कमेंट सेक्शन में देख लीजिए। उसको गाली देनी है एक खास तरह के आदमी को, एक खास तरह के विचारधारा को। अब वो इस बहाने दे, उस बहाने दे, किसी ना किसी बहाने दे। लेकिन सवाल तो है ना, सवाल तो है ना कि रिएक्शन अभी तक नहीं आया, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि हमने कुछ नहीं गलत बोला है। नहीं, वो गलत नहीं बोलेगा, वो पैसे वाले लोग हैं भाई। ये तो 2 करोड़ पता है पिछड़ा चाटने के लिए देने के लिए तैयार है। ये क्यों डरेगा किसी से? इसके पास हर नशा अवेलेबल है। इसके परिवार का माहौल पता नहीं कैसा होगा, मुझे नहीं पता कि ये प्रोग्राम करने के बाद जाकर अपने मां बाप से कैसे नजरें मिला रहा होगा। ये पैसे वाले हैं, ये हाईफाई सोसाइटी के लोग हैं। अति सर्वत्र वर्जते, अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो पैसे की अति क्यों ना हो जाए। सबसे शुद्ध चीज माना गया है दूध, अमृत है, लेकिन दूध भी अगर अति पीजिएगा तो उसमें भी खराबी हो जाता है। तो ये अति हैं, इनके पास इनके मेहनत से ज्यादा पैसा आ रहा है, इसलिए विकृति आई। जितना पसीना बहाव सिर्फ उतना आता है ना, तो आदमी कंट्रोल में रहता है। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर पूरी कंट्रोवर्सी मेरे को लगता है दर्शकों को समझ में आ गई होगी। बयान एक बार मैं फिर से इसीलिए आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि मैं और पंकज जी दोनों ही वो बयान इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो एकदम निचले तबके के हैं। मतलब हम लोगों के लिए बोलना क्या, आप लोग सुनेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी। होना चाहिए नहीं, इस देश में सोशल मीडिया के लिए सेंसर बोर्ड होना चाहिए कि नहीं? इन सब चीजों पे कौन लगाम लगाएगा? बिल्कुल इसी सवाल के साथ जोड़े जा रहे हैं। क्या बाकी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने वो वीडियोस देख ली हैं और बाकी पूरा डिस्कशन देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि जैकी यादव का दूसरा ट्वीट मैं इसलिए पढ़ना चाहूंगी क्योंकि वो कानून का सहारा लेने की बात कर रहे हैं। बाकी आपको लगता है सेंसर बोर्ड होना चाहिए या फिर इस तरीके के लोगों पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए लगाम लगनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।